Hello everyone. Today topic is atomic and ionic radii. One of the most important property of d block elements and length and f block elements. f block elements और d block elements की सबसे important property है ये. लेकिन अभी हम जिसको जो सीख रहे हैं वो d block में हम सीख रहे हैं, तो d block की पहले बात करेंगे, बाद में जब f block की बात करेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो एटॉमिक रेडियाई के ही बारे में निकल के आता है. तो इसको समझ लेंगे तो वो चीज़ें इजीली आपके समझ में आ जाएगा. देखो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दूं मैं आपको. देखो डी ब्लॉक में क्या होता है, जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो ट्रांजिशन मेटल की कहाँ लाई करती है. ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक की किसके बीच में लाई करती है, एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है. अब यहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी होंगी. देखिए हमने बोला जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई है वो डी ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पर कोई डी ब्लॉक, इस बात को समझना. यहाँ पर कोई यानी कि एस और पी ब्लॉक के यहाँ पर कोई. अब आप जानते हैं कि मूव ऐसे और अगर हम ऐसे आते हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में क्या डिफरेंस पैदा होता है. देखिए होता क्या है, जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन अ सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या होता है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रेडियाई होती हैं, एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हैं. बट द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे. होता क्या है ना, अगर आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो अगर हम स्कैंडियम से जिंक की ओर पहुंचेंगे, जैसे अगर मैं कह रहा हूं अगर हम लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीज हो जाती है, आप जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है. और अगर हम जानते हैं अगर हम ग्रुप में चल रहे हैं नीचे की टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहाँ पर कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है. वो जरूरी इसलिए है कि जो मिडवे में अगर हम पहुंचते हैं, जहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन स्टेट वेरी कर रही थी, वहां पर को जो इनकी एटॉमिक रेडियाई होती है वो भी वेरी करने लग जाती है. वेरी करने का सेंस यहाँ पर कोई ऐसा है कि या तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है एटॉमिक रेडियाई, या तो क्या जाता है कि आगे वाले की एटॉमिक रेडियाई क्या ज्यादा हो जाती है, पीछे वाले की कम हो जाती है, पीछे वाले की ज्यादा हो जाती है, आगे वाले की कम हो जाती है. यानी कि उसमें कुछ इनरेगुलर आपको मैनर दिखेगा वहां पर को. देखिए ये बोल रहा है जो एटॉमिक साइज होता है उसमें स्मॉल सा डिफरेंस पैदा होने लग जाता है. जैसे अगर मैं सपोज के लिए आपसे बात हो, अगर आप मैग्नीज की और आयरन की एटॉमिक रेडियाई देखेंगे तो वो लगभग क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है. ठीक है. और उसके बाद अगर हम जिंक तक पहुंचेंगे तो जिंक में अचानक से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. जबकि अगर आप देखेंगे इन ग्रुप में अगर हम 21 to 30 ऐसे आ रहे हैं तो 162 से स्टार्ट होता है 162. और लेकिन बीच में क्या होता है, मैग्नीज आपका 126 में आ जाता है, आयरन 126 में रहता है. दोनों की एटॉमिक रेडियाई एक जैसी हो जाती है. लेकिन जैसे हम जिंक में पहुंचते हैं तो वहां पर को जो एटॉमिक रेडियाई होती है 138 यानी कि कुछ बढ़ जाती है. तो होता क्या है कि रूल तो क्या है कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डिक्रीज होने के बाद एकदम क्या हो जाती है, वो चीजें बढ़ने लग जाती हैं. और मिड वे में जो होती है, जैसे आप बीच में पहुंचते हैं, जैसे आप आयरन में आपसे बोला, मैग्नीज में बोला, वहां पर एटॉमिक रेडियाई का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है और कभी कभी तो बराबर भी हो जाता है. तो ऐसी चीजें किसमें देखी जाती हैं, ऐसी चीजें देखी जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखी जाती हैं. ठीक है ना. जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ मेटल से डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमिनियम, स्कैंडियम से सीआर तक. यानी कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट आंसर सीरीज में तो एससी से सीआर तक तो क्या होता है, लगातार एटॉमिक रेडियाई घटती है. लेकिन जैसे आप उससे आगे पहुंचते हैं, यानी कि आप मैग्नीज आयरन में पहुंचते हैं तो वहां बराबर होती है. लेकिन फिर जैसे आप कोबाल्ट या निकल से पहुंचना स्टार्ट करते हैं, यानी कि फिर जिंक तक पहुंचते हैं आप, जिंक में अचानक से क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है. ठीक है ना. और लगभग इनके बीच के जो एलिमेंट होते हैं, यानी क्रोमिनियम के बाद के जो एलिमेंट हैं वो मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, वहां पर कोई एटॉमिक रेडियाई लगभग क्या हो जाती है, सेम रह जाती है. यानी कि 126, 126, 124, 124 ऐसी रह जाती है. लगभग उनमें कोई डिफरेंस पैदा नहीं होता. लेकिन जिंक में अचानक से 138 में पहुंच जाती है. तो ऐसा होता है क्यों है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार डिक्रीजमेंट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. कहीं पर वो घट रही है, कहीं पर को बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, कहीं पर को बराबर हो जा रही है. ऐसा होने की वजह क्या है, इस वजह को समझ लेते हैं. देखिए होता क्या है, अगर आप बिगनिंग की ओर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जब एटॉमिक रेडियस ने डिक्रीजमेंट होना स्टार्ट किया था वो एक रेगुलर मैनर में थी. लेकिन उसके बाद आपने देखा जो बीच में जब पहुंची तो वहां पर को जो डिफरेंस था आयरन में, मैग्नीज में, वहां पर को डिफरेंस से बराबर आ गया. और अचानक से लास्ट वाले एलिमेंट में वो चीज क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस फिर बढ़ जाती है. अब देखिए होता क्या है इसमें, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वेयर द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी. इसमें होता क्या है, जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है बहुत कम होता है. हम जानते हैं इस शिल्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को एस, पी, डी और एफ में. जो डी वाला होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है.
अब शील्डिंग इफेक्ट का डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। आप इसको एलेवेंसी की क्लास में फिर देख सकते हैं, शील्डिंग के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है ना। आप यहाँ पर को डायरेक्ट हम शील्डिंग की बात करेंगे। शील्डिंग माने होता है कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जो स्क्रीन लगाते हैं, स्क्रीन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, पी की कम होती है, डी की बहुत कम होती है। तो यहाँ पर को पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे जैसे एलिमेंट्स मिडवे में यानी कि मिडिल में पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंटर इन द लास्ट बट वन परमिनेंट सेल एडेड इलेक्ट्रॉन स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन किसमें भरने जा रहे हैं, भरते चले जाते हैं, डी में भरने लग जाते हैं। अब डी वालों की स्क्रीन ज्यादा अच्छी होती नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसके ज्यादा करीब आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होने लग जाती है और छोटी होने लग जाती है, ठीक है। और कह रहा है अब आप देख रहे हैं कि एक अगर इस बात को हम समझेंगे तो होता क्या है कि आफ्टर मिडवे एज द इलेक्ट्रॉन एंटर द लास्ट बट वन सेल द एडेड इलेक्ट्रॉन सील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हेंस विद द इंक्रीज इन द डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द काउंटर बैलेंस द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ आपको ऐसी प्रैक्टिकली ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो इनरेगुलर मैनर में जो एटॉमिक रेडियाई का क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीमेंट एक बार डिक्रीजमेंट जो हो रहा है, वो वजह क्या है उसकी, शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग की वजह से ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। और जब एंड में पहुंचते हैं तो वहां पर को आप देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस स्लाइटली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो एंड में पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है एडेड इलेक्ट्रॉनों का, वो क्या हो जाता है, उसमें पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सपेंशन होता है एटॉमिक रेडियस का फिर से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वही चीज अगर हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, अब एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप में तो इंक्रीज होगी, वो क्यों होगी डाउन द ग्रुप में, क्योंकि वहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आप सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड में जा रहे हैं, थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें जो एटॉमिक रेडियाई है फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो वहां पर को क्या होता है, वहां पर को एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और कहीं कहीं पर क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। सेकंड और थर्ड ग्रुप में क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई लगभग क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है ना। रीजन अभी भी वही उसके एक्सप्लेनेशन का अगर हम एरिया देखें तो वहां पर वही बात निकल के आ रही है। जो अगर हम इसको समझे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब लेकिन जब हम नीचे पहुंचते हैं तो नीचे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम करने लग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उन दोनों की एटॉमिक रेडियाई एक जैसी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह वहां भी वही है। आयनिक रेडियाई को जब पढ़ते हैं तो आयनिक रेडियाई में हम क्या पढ़ते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, आयन की कॉन्ट्रैक्शन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आयनिक रेडियाई में क्या होता है कि अलग अलग देखिए आयन क्या होते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, इस बात को समझना। क्योंकि आयनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट। क्योंकि आपने देखा जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है किसी की होती क्या है, कोई +2 में स्टेबल है, कोई +3 में स्टेबल है, ठीक है ना। यानी कि कहाँ तक पहुंच जाते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट होते हैं तो +8 तक ही पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन होता क्या है, इन जनरल द आयनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट। जनरली होती क्या है, जो आयनिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दस द आयनिक साइज ऑफ M+3 आयन कैटायन, जो आयनिक साइज होता है M3+ कैटायन का जो आयनिक साइज होता है, ठीक है ना, आर स्मॉलर देन दोज ऑफ M+2 कैटायन, वो किससे छोटा होगा, वो M+2 कैटायन से क्या होगा, छोटा होगा। दिस इज बिकॉज द आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना क्या होगा, आयनिक रेडियस भी घटते चले जाएगी। However, the ionic radii of cation in the same oxygen state decrease with increase in the atomic number। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आयनिक रेडियाई क्या होगा, कैटायन का क्या होगा, सेम रहेगी, जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होते। इस बात को समझना कि अगर ये बोला है द आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन इन द सेम ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे एटॉमिक नंबर को वैसे वैसे क्या होगी, उसके ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उनकी जो आयनिक रेडियाई होगी वो सेम होने लग जाती है, ठीक है ना। ऐसा ही इसी को हम
बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात भी हम इससे करते हैं, और जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को और सही तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था इसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में जानकारी हमें मिली कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, शील्डिंग की वजह से आप देख रहे हैं इसमें एटॉमिक रेडियाई में क्या आता है, पीरियड में क्या आता है, डिफरेंस आना पैदा होता है। और आपने देखा आयनिक रेडियाई के बारे में, तो आयनिक रेडियाई भी वैसे ही फॉलो करती है जैसे एटॉमिक रेडियाई फॉलो करती है। वो भी पीरियड में एक बार इनरेगुलर वे में क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर सेम होती है, फिर इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा होता है इसमें। और आयनिक रेडियाई में हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात भी करते हैं, जिससे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझने के लिए इतना ही है कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनका जो आयनिक रेडियाई होती है सेम होती है, वजह होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब हम जो जिसके बारे में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसका हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो डिस्कस की जाएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में। अब बात हो रही है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल आयंस फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर दोज इन विच अ मेटल आयन लिंक्ड अ नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस वजह से क्योंकि इनके पास डी ट्रांजिशन अवेलेबल है, पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें ये किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि Fe, जैसे मैंने बोला FeCN6, इसकी जैसे मैं इसकी बात करूँ सिंपल में, तो होता क्या है, आप ये कह रहा है कि ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसके साथ करते हैं, लिंक होते हैं निगेटिव आयंस के साथ या न्यूट्रल आयन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या होता है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। और ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनाता है। आपके यहाँ जैसे Fe आपको ये सेंटर मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इस टाइप का बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है। अगर समझे हमसे, ये इस टाइप से देना स्टार्ट करता है। इतने CN इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, इनके साथ लिंकेज आइसोमेरिज्म भी दिखाते हैं, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लिगेंड बोला जाता है। दे डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की एक पावरफुल टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी होने की आप वजह जानना चाहेंगे आप, किसकी रीजन क्या होते हैं। तो रीजन ये है कि जो मेटल आयन होता है उसका स्मॉलर साइज होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, इस बात को समझना, ठीक है ना। और इनका जो चार्ज होता है, आयनिक चार्ज, वो भी हायर होता है, ठीक। और दूसरी बात, इनका जो चार्ज रेशियो होता है, चार्ज साइज रेशियो होता है, वो भी लार्ज होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं। इनके डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं, जिससे इजिली क्या कर देते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इनको लिगेंड क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस वजह से क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन टाइप के कंपाउंड बनाने स्टार्ट कर देते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे कंपाउंड ये होते हैं। इस बात समझ आई ना, यानी कि इनके पास डी ऑर्बिटल का होना, इनका छोटा साइज होना मेटल आयंस का, इनका हाई आयनिक चार्ज होने के वजह से ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये था इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। और अगर हम सेकेंडली बात इसमें बोलें तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाता है, ये एलॉय फॉर्मेशन भी करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। एलॉय फॉर्मेशन कहने का मतलब है ये एलॉयज आर होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर मेटल्स ऑब्टेन बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स एंड देन कूलिंग द मेल्ट। तो इन पर एलॉय बनाने की भी टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसे आप कॉपर में टिन लगा, यानी कि एलॉयज, जैसे आप देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड यानी कि 23, 22, 24 कैरेट की बात करते हैं, तो वहां पर को जो प्योरिटी होती है 24 कैरेट की होती है, लेकिन जो 22 या 23 होती है उसमें जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर कहाँ का होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपने जर्मन सिल्वर सुना होगा, ब्रास सुना होगा आपने, ब्रास, जैसे ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर और जिंक का है। तो ये ब्रास देख रहे हैं, तो ये किसकी वजह से मिला, एलॉय फॉर्मेशन की वजह से मिला। और ये दोनों मेटल कहाँ के दिख रहे हैं आपको, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इनके पास टेंडेंसी है, एलॉय फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी
टेंडेंसी है, एलॉय भी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे अमाउंट में एलॉय फॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी कि मिक्सचर बनाने के काम में आते हैं। मिक्सचर समझ में आया ना, प्योर मेटल्स का मिक्सचर ही तो एलॉय फॉर्मेशन है, ठीक। तो ये एलॉय फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही बनाते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर के इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं इनके। तो ये भी बहुत वजह है इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, ठीक, इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ठीक। तो और इनमें केमिकल इनर्टनेस भी होती है, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, तो ये केमिकल इनर्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे प्लेटिनम की, निकल की, तो इनके पास हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हाइड्राइड फॉर्मेशन के इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्मेट भी कर जाते हैं। जैसे कि प्लेटिनम में निकल हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं, तो इनके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये एलॉय बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं। तो ये कह सकते हैं एक वैरायटी में ये क्या करते हैं, कंपाउंड अपनी वैरायटी में अपनी एटॉमिक प्रॉपर्टी जो करते हैं शो करते हैं, ठीक है। अब जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जितना हम जानते हैं, E0 के बारे में हम जितना जानते हैं, थोड़ा समझ लें इसको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या डिफरेंस है ना मेटल इलेक्ट्रोड्स और आयंस में, विद इन इट्स आयन और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब वो इसमें आप जानते हैं, इसमें आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं और रिडक्स पोटेंशियल के बारे में भी हम जो लोग जानते हैं। यानी कि अगर आप देखते हैं, अगर मैं सपोज आपसे बोल रहा हूँ कि आप ऑक्सीडेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो होता क्या है, उसमें लूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्टिविटी को ऐसे कैसे रिलेटेड है, केमिकल रिएक्टिविटी होती कैसे, तो समझ लेते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी वाइडली इन दियर केमिकल, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात इसलिए की जा रही है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, एलॉय फॉर्म करता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करता है। तो होते क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और डिजोल्व हो जाते हैं मिनरल एसिड में, ठीक है ना। वेरेज फ्यू ऑफ देम आर नोबल, और कुछ इसमें नोबल्स भी हैं। जैसे नोबल की बात मैंने आपसे की, जैसे आपने प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर इनकी बात की, तो नोबल भी है इसके अंदर, ठीक है ना, जो सिंपल एसिड के साथ रिएक्ट करते नहीं है, उसके लिए आपको एक्वा रिजिया बनाना होता है। तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे इसमें सारे लगभग मेटल्स हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगे और वो डिजोल्व हो जाते हैं मिनरल एसिड्स में, यानी कि H2SO4 में, HCl में मिनरल एसिड्स ये होते हैं हमारे। लेकिन कुछ नोबल होते हैं जो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और सम रिजल्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और कुछ उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट कॉपर को हटा दिया जाए उसमें, तो जो मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन सीरीज के, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के, वो रिएक्टिविटी मोर, वो क्या उनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। वो यानी कि दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन थ्रू द actual rate is very slow. Titanium, vanadium are passive to dilute non-oxidizing agents at room temperature. यानी कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यहाँ जहां से ऑक्सीडाइज होने की बात आएगी या रिड्यूस होने की बात आएगी, वहां पर को बात आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आएगी, ठीक है। यानी कि M+2 आयन से M आयन बनाते हैं, या M3+ आयन से M+2 आयन बनाते हैं, ठीक है ना। मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है ना, देन एक्सेप्टेड फॉर Mn, Ni और जिंक सो ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे किसमें, Mn+2 आयन में, Ni+2 आयन में, या Zn+2 आयन में। इनको पढ़ना ये ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ आपको। आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी बुक से, या आपके जो रिफ्रेशर बुक है उनमें से पढ़िए, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा ये। या बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यू फॉर रिडॉक्स कपल, जैसे रिडॉक्स कपल की बात करें, कपल की बात जैसे M+3 आयन से बन जाना, M+2 आयन का बन जाना, जैसे ये रिडॉक्स कपल की बात है, तो इंडिकेट दैट Mn+3 आयन एंड कोबाल्ट+3 आयन से कोबाल्ट+3 आयन की बात करें, जैसे मैं इसमें आपको दिखा दूं, Mn+3 आयन की बात करूं या कोबाल्ट+3 आयन की बात करूं, तो होता क्या है कि आयन आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन एक्वा सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे आप Ti+2 की बात करूं, या वेनेडियम+2 की बात करूं, या क्रोमिनियम+2 की बात करूं, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इनका पता कैसे चलता है, जब ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स में, ठीक है। जब आप इनको क्रोमिनियम+2 को हाइड्रोजन आयन के साथ एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो ये लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो इनकी रिड्यूसिंग पावर का पता चलता है। और रिड्यूसिंग पावर इनकी कितनी ज्यादा होगी, या ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी कितनी ज्यादा होती है, ये हम किससे पता करते हैं, ये हम पता करते हैं इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से पता करते हैं, ठीक है ना।
तो ये केमिकल रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रो पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और उसके थ्रू ही आप इन चीज़ों का कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बात निकल के आई, यहाँ पर कोई बात निकल के आई कि हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बिहाफ पे हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कौन सा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, और अगर अब ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, जिसका रिडक्शन सबसे अच्छा हो रहा है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सारी बातें निकल के यहाँ से सामने, जैसे क्रोमिनियम +2 की बात की, इसने एक्वा सॉल्यूशन में क्या किया, मिला के इसने हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो काफी बातें यहाँ से निकल के सामने आती हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीज +3 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि उसका ऑक्सीजन रिडक्शन सबसे अच्छा हो रहा होगा। तो ये सब बातें हमें सीखनी होगी, और अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये सबसे अच्छे क्या होते हैं, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स को छोड़ के, सॉरी, नोबल जो मेटल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है, इन चीज़ों को अगर हम छोड़ दिया जाए तो औरों के पास ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया डी ब्लॉक के प्रॉपर्टीज के बारे में, हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। हमने इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंग कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन, कलर्ड आयंस फॉर्मेशन, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके कुछ कंपाउंड जो ट्रांजिशन मेटल कुछ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है या पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है, तो इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।